गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आज इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में। और ये इसके जो नोट्स हैं वो आपके आने वाले एचपी टेट एग्ज़ाम और जो भी एग्ज़ाम होता है हिमाचल प्रदेश या नेशनल लेवल पे जिसमें पॉलिटी एक बेसिक सब्जेक्ट आता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करें भारत के संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा ने किया और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पे किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 में 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। उसके अलावा एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स इसके 2 अन्य सदस्य थे। जब संविधान सभा ने कैबिनेट मिशन ने जब संविधान सभा के गठन के बारे में बात की तो इसने भारत की जनसंख्या को देखते हुए 389 सदस्यों का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि संविधान सभा में 389 सदस्य जो हैं वो होने चाहिए। और इसमें 389 सदस्यों में 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्य चुने जाने थे। अब भारत का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को और उसके बाद संविधान सभा के जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या घटकर हो गई 299। संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ 9 अगस्त 1946 को 1946 को, जिसमें उसकी अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और जो संविधान सभा है उसके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। ठीक है, सो इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है कि संविधान सभा का जो उद्देश्य था यानी कि उसका जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देशिका थी, वो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख रखा था। अब जो संविधान सभा थी उसकी बहुत सारी समितियां बनाई गई जिसमें प्रमुख थी प्रारूप समिति या मसौदा समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसमें जो थे वो और भी अन्य सदस्य थे, लेकिन मुख्य रूप से डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो इसमें रहेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए जो संविधान सभा के बारे में, जो अनदर क्वेश्चन है, तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कर दिया और उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। उसके 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया और 26 जनवरी का ही दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को भारत का स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, जिसका निर्णय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में लिया गया था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। और ये जो संविधान सभा के मेंबर्स थे ये हमारे सांसद बन गए थे, यानी विधायिका में आ गए थे। अब देखिए, जब ये हमारा संविधान लागू हुआ तो इसकी अभी आपने एक कमेटी देखी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी बड़ी, हमने ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके अलावा जो प्रमुख समितियां थीं उनमें थी, एक आती है संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देन प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। और एक एडहॉक यानी तदर्थ झंडा समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जब भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ, लागू हुआ, उस समय संविधान में
395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, बाकी अनुच्छेद 395 ही है और भाग 22 है। जो बहुत सारे अनुच्छेद जो और जोड़े गए हैं संविधान में, वो इन्हीं 395 के अंदर ही डिफरेंट पार्ट्स में ऐड किए गए हैं। ठीक है। सो अब अगर हम बात करें, संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और इस पर 114 दिन इसके प्रारूप पर बहस हुई। साथ में इसको बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। अब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें कि जो भारतीय संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सो यह एक लिखित और लोक निर्मित संविधान है। देन ये विश्व के विभिन्न संविधानों से उद्धृत संविधान है, यानी कि बहुत सारे संविधानों में से जो चीज़ें हैं वो इसमें जोड़ी गई हैं, किसी एक पर्टिकुलर संविधान से नहीं। बहुत सारे देशों की जो बहुत अच्छी चीज़ें थी जो हमारे देश के हिसाब से फिट बैठती थी, उनको लिया गया। देन ये नम्य और अनम्य का मिश्रण है, यानी कि थोड़ा लचीला और थोड़ा कठोर है। विश्व का सर्वाधिक लंबा और विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान एकात्मक व संघात्मक शासन का एक समन्वित रूप है, यानी कि इसमें एकात्मकता भी है और संघात्मकता भी है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है। देन मौलिक अधिकारों की न्यायिक प्रकृति है, यानी कि जो भारत के मौलिक अधिकार हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं, उनका संरक्षक जो है वो न्यायपालिका है। देन भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली है, यानी जो न्यायपालिका है वो हमारे विधायक पालिका से अलग है। सरकार के रूल नहीं है, यानी कानून मंत्री इसके हेड नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेड है, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है। देन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जिसमें लोग यानी जनता जो है वो अपना शासक यानी सरकार चुनती है। देन एकल नागरिकता, भारत की जो नागरिकता है वो सिंगल सिटीजनशिप है, सभी नागरिक भारतीय नागरिक होते हैं और अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। देन भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, यानी कि भारतीय भूमि पर जो भी व्यक्ति वयस्क है यानी 18 साल से अबव है उसको वोट देने का अधिकार है। किसी जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर वोट देने का अधिकार सीमित नहीं किया गया है। सभी को जो भारतीय नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार है। अब बात करें भारत की प्रस्तावना का। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग से शुरू होती है और इसमें भारतीय प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई है। यानी कि जो भारत के लोग हैं उनका ये धर्म बोल सकते हैं आप, या उनका कर्तव्य है कि वो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की कोशिश करते रहेंगे, यही इनसे अपेक्षा की जाती है। देन जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है इसमें एक बार संशोधन हो चुका है और ये संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। इस संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और एक केस के बारे में भी पूछा जाता है। एक केस था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य सरकार 1973। इस केस में ये माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन ये संविधान का मूल ढांचा नहीं है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। जबकि जो भारत का संविधान का जो मूल ढांचा है, जिसमें लोकतंत्र है, जिसमें समाजवादी सोच है, जिसमें पंथ निरपेक्ष है, उस चीज़ को जो है वो छेड़ा नहीं जा सकता, प्रस्तावना में चेंज किया जा सकता है। और जो अब हम बात करते हैं
संविधान के स्रोतों की, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत सारे देशों के संविधानों से उद्धृत है हमारा संविधान। तो इसका जो प्रमुख स्रोत है, यानी कि जो मेन ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं हमारे संविधान का, जो ब्लूप्रिंट है यानी मुख्य भाग जो है इसका, वो लिया गया है 1935 भारतीय शासन अधिनियम से। यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट है। उसके अलावा जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन जो देश है, ब्रिटेन से हमने ली है संसदीय शासन व्यवस्था, कानून निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एकल नागरिकता। उसके अलावा मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा आपसे कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। सो मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और ये सब कुछ हमने लिया है ब्रिटेन से। देन सेकंड कंट्री आती है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, वित्तीय आपातकाल। ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। देन नेक्स्ट कंट्री आती है कनाडा। कनाडा से हमने लिया है संघात्मक शासन व्यवस्था। देन नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है समवर्ती सूची। ये अनुसूचियों में आप पढ़ेंगे कि समवर्ती सूची क्या चीज़ है, समवर्ती सूची। देन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जो हमारा संसद है उसमें दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इन सदनों की जो कंबाइंड बैठक होती है वो प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और ये कंबाइंड बैठक जो है ये साधारण विधेयक के केस में ही होती है, वित्त विधेयक के केस में नहीं होती। सिर्फ साधारण विधेयक के केस में होती है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक को बुलाते राष्ट्रपति हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उसका नेक्स्ट देश आता है जापान। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देन सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस से हमने जो हमने इनपुट्स लिए हैं वो हैं मौलिक कर्तव्य और उसके साथ नियोजन प्रणाली, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं। और जो हमने मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं जो बाद में जोड़े गए थे संविधान में 42वें संविधान संशोधन में ही, और जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान। देन नेक्स्ट कंट्री आती है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान में जो हम संशोधन कर सकते हैं उसकी प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है और नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट कंट्री आती है जर्मनी। जर्मनी के 22वें संविधान से हमने लिए हैं आपातकाल उपबंध। आपातकाल उपबंध जर्मनी के 22वें संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट कंट्री है फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्र प्रणाली। गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो देश का मुखिया है वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए चुना जाएगा, परमानेंट नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो फ्रांस की क्रांति से जो इनपुट्स हमारे संविधान में आए हैं वो हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। ये सारी चीज़ें थी जो डिफरेंट सोर्सेज हैं भारतीय संविधान के। अब बात करें हम, नेक्स्ट हमारे पास आता है संविधान की अनुसूचियाँ। तो 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान की। पहली अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटकों के बारे में लिखा गया है कि भारत संघ जो है वो किस किस से मिलकर बना है।
वर्तमान की बात करें तो भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब भी कोई नया राज्य बनता है या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा तो इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद दूसरी अनुसूची है द्वितीय अनुसूची। इसमें राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है, वेतन और भत्ते। देन तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व या राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा, ये चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची, इसमें भी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कहा गया है, लेकिन छठी अनुसूची 4 राज्यों के लिए ही है और ये 4 राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों से संबंधित है छठी अनुसूची। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। 7th अनुसूची को कहा जाता है वितरण की सूची, यानी इसमें जो शक्तियां हैं उनका विभाजित किया गया है संघ और राज्यों के बीच। जो ये हमारी 7वीं अनुसूची है, इसमें एक आती है संघ सूची, जिन विषयों पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने कानून बना सकती है, और इसमें आते हैं जैसे रक्षा, मुद्रा, रेलवे, पासपोर्ट, जनगणना, डाकघर एक्सेट्रा। दूसरी अनुसूची आती है या दूसरी सूची आती है हमारी राज्य सूची, यानी ऐसे विषय जिन पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है, और इसमें हमारे पास आते हैं जैसे पुलिस, स्थानीय शासन, अस्पताल, बाजार, हाउस टैक्स एक्सेट्रा। अब तीसरी आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी जिन विषयों पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और इसमें आते हैं जैसे हमारा शिक्षा, वन, विद्युत एक्सेट्रा। क्योंकि शिक्षा से संबंधित टेट का एग्जाम है तो शिक्षा वाला पूछा जा सकता है एग्जाम में। देन अगर बात करें 8वीं अनुसूची की, 8वीं अनुसूची को कहा जाता है भाषा की अनुसूची। इसमें भारतीय संघ की भाषाओं के बारे में लिखा गया है। तो भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। जो मूल संविधान था, यानी जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं आती है, जबकि अंग्रेजी नागालैंड की राजकीय भाषा है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। देन 9वीं अनुसूची। अब 9वीं अनुसूची आई थी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में। जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसमें बेसिकली थे भू सुधार संबंधी उपबंध। भू सुधार संबंधी उपबंध। देन बात करें 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ी गई, और इसमें दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए, यानी चुनावों के बाद जब जो नेता होते हैं वो एक दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, तो उस वैसा ना हो, यानी हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इसके लिए 10वीं अनुसूची बनी थी। अभी भी आप देखेंगे, अगर हम रिसेंटली घटनाक्रम देखें हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश में जो हमारे 6 कांग्रेस के विधायक और 3 निर्दलीय विधायक थे, उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई थी, यानी कि उनका जो सस्पेंशन हुआ या 3 इंडिपेंडेंट का जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया, वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत ही था। देन आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया, और इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायतों को शक्तियां दी गई। जैसे अभी पंचायत में बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा इशू हो जाते हैं, वो सारी शक्तियां उसको 11वीं अनुसूची में दी गई। देन 12वीं अनुसूची नगर पंचायतों या नगर पालिकाओं से संबंधित है।
इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और इसमें नगर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब देखो, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम बात कर लेते हैं संविधान के भाग 1 की, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो भारत का जो संविधान है उसमें जो भाग 1 है, भाग 1 के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में व्यवस्था की गई है कि भारत से बाहर का कोई राज्य यदि भारत का हिस्सा बनना चाहे तो उसका प्रावधान आर्टिकल 2 में है। और आर्टिकल 3 में है भारत के वर्तमान राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन या उन्हीं में से नए राज्यों का निर्माण करना। ये हमारे आर्टिकल 3 में है। ये तीनों ही आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 2 और 3 की जो शक्ति है वो संसद के पास निहित है। देन इसमें जो अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य। तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था, 1953 में बना था। और 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। अब इस आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया और उस अधिनियम के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। आयोग 53 का है, अधिनियम 56 का है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1960 में बॉम्बे राज्य का विघटन हो गया और उससे गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बने। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बने। 61 में गोवा दमन द्वीप, ये पुर्तगालियों के अधीन थे पहले और फिर पुर्तगालियों के से स्वतंत्रता प्राप्त कर ये भारत में शामिल हो गए 61 में। ठीक। देन उसके बाद 63 में 1963 में नागालैंड राज्य बना। 1966 1 नवंबर 1966, ये हिमाचल से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो 1 नवंबर 1966 को पंजाब का विघटन हुआ और उसमें पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बने तथा पंजाब के जो पहाड़ी इलाके थे, पहाड़ी जो जगहें थी, कांगड़ा, हमीरपुर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, ये भी हिमाचल में शामिल कर ली गई। उसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो है वो एक पूर्ण राज्य बना। देन लेटेस्ट जो राज्य बना वो तेलंगाना बना 2014 में। और फिर 2020 में यानी 2019 में जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसका विघटन करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया। नेक्स्ट हम बात करें नागरिकता की, तो हमने पहले पढ़ा कि भारत की जो नागरिकता है वो सिंगल सिटीजनशिप है, यानी भारत में सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। अब भारत की जो नागरिकता है वो किस आधार पर प्राप्त की जाती है और किस प्रकार से वो समाप्त हो सकती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत की नागरिकता जो प्राप्त होती है वो होती है जन्म के आधार पे, वंशानुगत, यानी कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो भारतीय हैं और अगर वो विदेश में भी रहते हैं लेकिन भारतीय नागरिक हैं तो उनके बच्चों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। देन होती है पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी कोई अगर व्यक्ति दूसरे देश का नागरिक है और भारत की नागरिकता चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है, कानूनी रूप से उसको नागरिकता मिल जाएगी। बाकी प्रावधान है कैसे मिलेगी क्या नहीं मिलेगा वो अलग चीज़ है। ये 3 बेसिकली चीज़ें हैं, जैसे जन्म के आधार पे, यानी भारत में जिसका जन्म हुआ है किसी व्यक्ति का। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारे विदेशों से राजनयिक होते हैं, राजदूत हैं, एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, उनके बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी अगर उनका बच्चा भारत में पैदा होगा। सो अगर कोई बच्चा है
भारतीय हैं, उसके पेरेंट्स भारत में ही उसका जन्म हुआ तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अगर पेरेंट्स भारतीय हैं, विदेश में रहते हैं, उनका बच्चा होता है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, और पंजीकरण के द्वारा, यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा। अब नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है? तो भारतीय नागरिकता की समाप्ति भी दो तीन तरीके से होती है। पहली है परित्याग करना, यानी कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता परित्याग करता है और किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, यानी कि वो स्वेच्छा से कहता है कि मुझे भारत की नागरिकता छोड़नी है, उसे कहते हैं परित्याग। दूसरा होता है पर्यवसान। पर्यवसान यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो फिर भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है, उसे कहते हैं पर्यवसान। और तीसरा इम्पोर्टेंट है, वो है वंचित करना, यानी कि जब किसी व्यक्ति से भारत की नागरिकता छीन ली जाती है। नागरिकता छीन कैसे सकते हैं? सो उसके लिए भी प्रावधान है कि किसी भारतीय की नागरिकता किस केस में सरकार के द्वारा या देश के द्वारा छीनी जा सकती है। सो यदि किसी व्यक्ति ने छल कपट से भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो, यानी कि जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उसमें कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे दिए जिसके आधार पे उन्होंने, या झूठी जानकारी दे दी जिसके आधार पे नागरिकता प्राप्त की हो, तो वो नागरिकता चली जाएगी अगर पकड़े गए तो यदि किसी ने छल कपट से भारतीय नागरिकता ली हो तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह करता है या युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करता है तो उस केस में भी उसकी जो नागरिकता है वो छीनी जा सकती है। और सो बेसिकली ये दो हैं। और इसमें से क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन जो बनता है, यानी कि कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, कि क्या आपातकाल के दौरान नागरिकता छीनी जा सकती है? तो आपातकाल के दौरान नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। नागरिकता तभी छीनी जाएगी अगर उसने गलत तरीके से ली हो, या फिर युद्ध के समय कोई व्यक्ति दुश्मन देश का साथ देता है या देशद्रोह करता है। ये टॉपिक्स थे आज की इस पॉडकास्ट में। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर अगर आप टेट आर्ट्स का या टीजीटी आर्ट्स की ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तब आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा नंबर है। एंड अगर इस पॉडकास्ट के विषय में आपका कोई भी कमेंट हो, कोई आपको इंक्वायरी हो, कोई चीज़ आपको क्लैरिटी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।